तो चलते हैं हम अपने टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। ये हम 626 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है। यह जो है प्रीवियस ईयर से भी लिया गया, साथ ही साथ ये मॉडल क्वेश्चन आंसर का भी काम करता है और ये बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स के बुक से लिया गया है। तो हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे सब्सक्राइब, जो पहले से हैं वो लाइक कर देंगे। और हमारा इस सीरीज़ में आप इसको तैयार करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं रिसेंटली, उसमें से इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं उनका कलेक्शन कर रहा हूं और बाकी मैं किसी दिन एक अलग से लेक्चर लाऊंगा वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं एसएससी का सीएचएसएल का देख रहा था तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं अलग से प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही तेज़ी से करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने क्या किया था, बम्बई में 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास करने के। पहले बहुत सारे बाह्य आडंबर जो होते हैं, यानी कि आडंबर मतलब बहुत सारे नियम कानून जो थे, यज्ञ करो, पूजा पाठ में जो नियम फॉलो करो, ये सब वैदिक धर्म में नहीं था। वैदिक धर्म बहुत ही शुद्ध धर्म था। तो फिर से उन्हीं को लाने का प्रयास करना, ठीक है। वे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक को है बाद के रूप में एक रूप से बांधने का प्रयास कर रहे थे। और दयानंद ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन में बोला गया था कि जो इन्होंने किसी कारण से इस्लाम धर्म या अन्य किसी धर्म को स्वीकार कर लिए है, उसके अंतर्गत एक जो है उन्होंने एक नियम बनाया, मतलब एक रिचुअल्स बनाया, जिसके द्वारा कि जो आप इधर इस्लाम धर्म से आप हिंदू धर्म में पुनः लौट कर आ सकते थे। साथ ही ये इतने फेमस हो गए थे दयानंद सरस्वती, इनका आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या बोला, आर्य समाज को बोला भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला। ये भारतीय अशांति का जन्मदाता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तिलक को भी बोला जाता है भारतीय अशांति का जनक, और वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भी बोला था भारतीय अशांति का जन्मदाता। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल पत्रिका कुडी करासू के संस्थापक कौन थे। यहाँ नाम में थोड़ा आपको मिलेगा, डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि साउथ इंडियन नेम है तो कहीं इसका ट्रांसलेशन कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं कहीं पर। तो इनका जो आंसर है ईवी रामास्वामी नायंकर। इनको जो है तमिल पत्रिका कुदू करासी के संस्थापक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। गुलामगिरी की जो पुस्तक जो लिखी थी, इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसको 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर टेस्ट सीरीज में बताता हूँ कि आप इसको ऑनलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रेडी कर सकते हैं, या तो फिर एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। तो ज्योतिबा फुले कौन थे? ये 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। बहुत सारे जो संत महात्मा हुए हैं वो निचली जातियों से ज़्यादा हुए हैं, जैसे संत रविदास, रामदास। तो ये भी थे निम्न अछूत जातों से थे, ठीक है, अछूत जाति से थे ज्योतिबा फुले। उन्होंने जो है समाज सुधार के एरिया में बहुत सारा काम किया। उनके साथ साथ उनकी पत्नी जो थी सावित्री देवी, इनके साथ मिलकर 1848 में स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बालिका का एक विद्यालय कहाँ खोला था, ऊना में विद्यालय खोला था। ये उस समय के इतने महान समाज सुधारक थे और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। इसके साथ ही फिर 1873 ईस्वी में एक और समाज की नींव डालते हैं, जिसको सत्यशोधक समाज बोला जाता है। सत्यशोधक समाज बोला जाता है, ठीक है। फिर 1884 में जाके दीनबंधु सार्वजनिक सभा की भी स्थापना करते हैं। ये सब फैक्ट है। ये सब जो अलग अलग से क्वेश्चंस जो इसी 1-2 क्वेश्चन से
इन्हीं का रिजल्ट नहीं होता और एक दो क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब फैक्ट उनके लिए जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी थे, ठीक है। लेकिन उस समय बेंटिक का भी प्रयास हुआ था, लेकिन जब विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था वो डलहौजी थे। एक्चुअली बेंटिक को जो है सती प्रथा का उन्होंने अंत कर दिया था। डलहौजी जो थे विधवा पुनर्विवाह कराया था। उस समय जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था, 1856 में पारित हुआ था, ठीक है। साथ साथ में ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे खुद ही वो एक विधवा से विवाह किया था, ठीक है। उन्होंने समाज को एक संदेश देने के लिए भी, ताकि वो दूसरे के लिए प्रेरणा बन सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना जो करते हैं लाला हरदयाल करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में करते हैं, जो यूएसए के अंतर्गत है। 1913 में करते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ में सोहन सिंह भकना भी थे, साथ में सोहन सिंह भकना भी साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो देखिए यहाँ पर जो है वन ओनली आगरा, आगरा जो था यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। बाकी दिल्ली, कानपुर और झांसी, इन सब जगहों में बहुत ही भयानक युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों के साथ में। जैसे दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर थे, साथ में बख्त खां थे। फिर कानपुर में कौन थे, कानपुर में लड़ाई लड़ रहे थे नाना साहब लड़ रहे थे, ठीक है। तात्या टोपे लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। झांसी में कौन था, ग्वालियर झांसी में हुई रानी लक्ष्मीबाई, ये तो जानते ही होंगे कि लक्ष्मीबाई थे। उसके साथ साथ में लक्ष्मीबाई के साथ में तात्या टोपे यहाँ पर भी थे झांसी में। तो ये तीनों जगह इम्पोर्टेंट है, आगरा जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईने मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? देखिए इस क्वेश्चन को हमारे टेस्ट सीरीज और पिछले से टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो बहुत तरह तरह से पूछा गया। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया कि किसके काल में चलाया गया था। पहले टेस्ट सीरीज में देखा था कौन कौन उसमें साथ में थे, कौन कौन साथ में नहीं थे। अब इन्होंने पूछा है कि किसके काल में चलाया गया था। ये है लॉर्ड बेवेल, उस समय जो गवर्नर जनरल थे यही थे, लॉर्ड बेवेल थे, ठीक है। अब किसके विरुद्ध में चला गया? तो उस समय जो आईएनए सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके जो 3 अफसर थे, शाहनवाज खान, पीके सहगल तथा जीएस ढिल्लो, इनके अगेंस्ट में ही इसको क्या किया, ब्रिटिशों ने देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ में इसके रक्षा के लिए फिर यहाँ से इंडियन बैंक, जो कि बहुत बड़े वकील थे उस समय, तेज बहादुर सप्रू हो गया, भोला भाई देसाई हो गया और जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये तीनों जो है इनके साथ में, इनका साथ देने के लिए, इनको बचाने के लिए उन्होंने राय लिया था। और लास्ट में क्या हुआ, जीत गए थे और उन तीनों अफसरों को छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। उस समय जो था 23 नवंबर 1919 को खिलाफत का जब अधिवेशन होता है तो गांधी जी जो है अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। फिर अध्यक्ष बनने के बाद में फिर इसमें भी स्वदेशी नीति अपनाई गई थी। फिर जो खिलाफत आंदोलन में और जो है उसके साथ साथ में मौलाना मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, अब्दुल कलाम आज़ाद के भारतीय इतिहास के सहयोग से जोड़ पकड़ा, ठीक है। और उस समय जो था क्या, अंग्रेज जो होते थे धोखेबाज थे। इन्होंने किसी के साथ में नहीं थे, ये मुस्लिमों को भी धोखा देते थे और हिंदुओं को भी धोखा देते थे। तो उसी समय जो क्या था, तुर्की के जब विश्व युद्ध चल रहा था तो तुर्की
को बोला गया था कि खलीफा का पद हम लोग रखने देंगे, खलीफा का पद जो है हटाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाद में उन्होंने तुर्की को सेवर्स की संधि की और सेवर्स की संधि के साथ में टुकड़ों में तुर्की को बांट दिया गया। इसके साथ साथ जब बांट दिया गया तो खलीफा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, खलीफा का पद। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में हुआ था। तो 31 अगस्त 1920 के दिन जो है खिलाफत दिवस का मनाया गया था, ये भी अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल निम्न में से है कौन सा है? देखिए, एग्जाम में इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरी है आपके लिए जानना? अभी इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है जानना कि कौन सा जो दल है वो किस साल में जो है गठित हुई थी। हिंदू महासभा जो गठित हुई थी 1915 में, मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में, कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में या फिर 25 में मान सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 ईस्वी में। ठीक है, अब इससे देखिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 1885 ईस्वी में होती है। तो 1885 ईस्वी के बाद में कौन सा आ जाता है? मुस्लिम लीग आ जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा मुस्लिम लीग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किसमें ली गई थी? पूर्ण स्वराज की जो शपथ ली गई थी, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। ये लाहौर में ली गई थी। उस समय क्या हुआ था कि एक अधिवेशन कांग्रेस ने पास किया था। कहाँ? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर। ठीक है, 12 बजे रात हो रहा था उस समय। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, नेहरू जी ने वहाँ पर एक झंडा भी फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। और साथ ही साथ में वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण स्वराज। पहले क्या था कि कम में ही संतुष्ट है, ठीक है, मैं डोमिनियन राज्य दे दूँ, लेकिन इस समय जो है पूरा जो हमारा लक्ष्य जो कांग्रेस का हो गया था वो पूर्ण स्वराज का हो गया था, कि पूर्ण स्वतंत्रता का हो गया था। साथ में एक चीज़ और उन्होंने निश्चित किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, यहाँ से परंपरा शुरू हुई 26 दिसंबर को। इसीलिए अभी जब संविधान बना तब अभी भी हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे। कौन थे? रहमत अली थे। इनके माइंड में सबसे पहले आया था पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मतलब कि मतलब बहुत ही पवित्र जगह को पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे पवित्र तो है नहीं अब, या फिर रहा नहीं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता सर्वप्रथम कब मिली? प्रांतीय स्वतंत्रता कब मिली? जब चुनाव का अधिकार दे दिया। चुनाव का अधिकार कब मिला? 1937 में। चुनाव का अधिकार किस अधिनियम से मिला था? तो अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिला था। इसके तहत ही चुनाव सुधार दिया था। उसमें चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस को जो है 8 प्रांत में अपनी सरकार बना लेते। उसमें से पूर्ण बहुमत वाले राज्य थे, जैसे संयुक्त प्रांत जिसको यूपी बोलते हैं, फिर मद्रास हो गया, मद्रास में मिला था, फिर जाके मध्य प्रदेश में एमपी में मिला था, फिर जाके उड़ीसा में मिला था, बिहार में मिला था, बरार में मिला था। ठीक है, और बाकी कुछ जगह मिला जुला सरकार बना, जैसे सिंध हो गया, सिंध बलूचिस्तान वाले में बनाया था मिला जुला, और साथ में मराठा का जो राज्य था यानी महाराष्ट्र वगैरह में मिली जुली सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो ये जो राजस्थान मिला था 19 रजवाड़ों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है। ये आरपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। असम को एक अलग प्रांत बनाया गया कब बनाया गया भाई?
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। तो जब बंगाल विभाजन को रद्द किया था ना, तो छोटा सा एक लाइन में अलग से दिया रहता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करके असम को एक अलग से प्रांत का दर्जा दे दिया गया और ये असम को अलग से बनाया गया। इसमें जो बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बिहार उड़ीसा एक साथ हो गए थे और असम को जो है अलग कर दिया गया था। बाद में फिर बिहार उड़ीसा 1936 में फिर अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? तो यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक नया क्वेश्चन मान सकते हैं। भारत सचिव की स्थापना मतलब शुरुआत कब हुई थी? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सॉरी, तो भारत सचिव की स्थापना जो है ना 1858 के बाद ही शुरू हुई थी। जब 1857 में लड़ाई हुई थी तो ब्रिटिशों ने क्या किया था, इस कम्युनिकेशन बनाने के लिए फिर ये गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट जो एक्ट लाया था 1857 में, जब वहाँ की ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जब ये चार्टर लाया गया था, चार्टर नहीं कहा, ये एक अलग से एक्ट लाया गया था जहाँ जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था यार, और जब क्राउन का शासन शुरू हो गया था 1858 से। तो उस समय ही एक पोस्ट क्रिएट किया था भारत सचिव का, ठीक है। भारत के पैसे से वेतन मिलता था लेकिन भारत सचिव एक बनाया जाता था। तो उस समय जो भारत सचिव थे वो ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, रेन डॉल्फ स्पेंसर चर्चिल, ये उस समय भारत सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग तरह का भी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ पर सूची को मिलाने के लिए बोला गया, सूची मिलाने के लिए इसमें जो सूची है स्टुअर्ट पिगार्ड सुब्बाराव एल्चिन, तो इसमें जो सुब्बाराव जो मिलते हैं लिखते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखते हैं, स्टुअर्ट पिगार्ड, सुब्बाराव जो लिखते हैं अपन सिटी ऑफ इंडिया लिखते हैं, बी एम आर एल्चिन लिखते हैं द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एच डी संकलिया प्री हिस्ट्री ऑफ प्रोटो हिस्ट्री इंडिया एंड पाकिस्तान लिखते हैं। तो इसका आंसर जो होता है 3-1, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से किसका संबंध मालवा संस्कृति से माना जाता है? मालवा संस्कृति जो थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी और सबसे प्रसिद्ध थी, आकर्षक थी। तो ये जो है नब्दा टोली जो है, यहाँ का जब उत्खनन किया गया तब पता चलता है मालवा संस्कृति के बारे में, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने करवाया भाई? तो प्रोफेसर जो थे एच डी संकलिया ने कराया, ये सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाण युग का जो स्थल है उसमें से सबसे ये बड़ा था, ये बिगेस्ट था, ठीक है। यहाँ पर एक सी विशेषता है कि 4 चरण मिलते हैं, यहाँ पर 4 चरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी में कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा ये एकमात्र नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरकोतला और कालीबंगा। पहले सोचा जाता था कि घोड़ा वहाँ पर नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो सुरकोतला और कालीबंगा में मिले, वहाँ का मिल मूर्ति यानी कि मरे हुए हड्डी से उसकी मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो वहाँ पर जबड़ा भी मिला है, उसके घोड़ा का जबड़ा मिला। तब पता लग गया कि नहीं, सैंधव सभ्यता में घोड़े का भी पाले जाते थे, ठीक है। तो कालीबंगा में किसने कराया था? तो बी वी लाल जो हमारे थे, इन्होंने उत्खनन कराया था।
इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत संयुग को चिन्हित कीजिए। असंगत मतलब धौलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र। ठीक है, ये जो धौलावीरा था ये एक सिंगल सिटाडेल नहीं था, एक गढ़ी क्षेत्र नहीं था। धौलावीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक तो चारों तरफ इसकी चार दीवारी थी, चारों दिशाओं में चार दीवारी थी। इसके साथ साथ में इनके 3 लेवल थे, यानी मध्यम, निचला और ऊपरी। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पर आता है ये निम्न वाला रहता था, निम्न। यहाँ पे मध्यम स्तर रहता था, यहाँ पर उच्च होता था। ठीक है, इसको दूर बोलते। सबकी किलाबंदी थी, इसका भी किलाबंदी थी, इसका भी किलाबंदी थी और इसका किलाबंदी थी। इसलिए ये जो है हो गया आंसर। असंगत कौन हो गया? धौलावीरा हो गया। ठीक है, यह जो था सबसे खूबसूरत था उसमें और सर्वाधिक व्यवस्थित भी था धौलावीरा। ठीक है, इनकी जो खोज जो हुई थी 1967 ईस्वी में, इसने की जगपति जोशी, यानी JP जोशी, कहीं कहीं लिखा रहता है जगपति जोशी इनका नाम है, इन्होंने कराया था। फिर बाद में 1990-91 में भी RS बिष्ट ने भी इनकी फिर बाद में खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कहाँ विशेष प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है? तो यानी ये कालीबंगा था। यहाँ एक कुआं है, कुआं के साथ में जो है 7 आयताकार वेदियाँ मिलती है, 7 आयताकार वेदियाँ मिलती हैं। ठीक है, और ये निचली बस्ती में सब घर में भी मिलता है इस टाइप का अग्निवेद, जहाँ पर कि दैनिक जीवन में प्रयोग होता था, जो सब के साथ साथ। और जो उनका जो कब्र होता था, कब्रगाह, उसमें से जो लोग मरते थे उसके साथ साथ में बर्तन रख देते थे, आभूषण रख देते थे, बकरी रख देते थे, उसका जो डेली यूज वाला सामान, कंघा हो गया, कपड़े भी रख देते थे। इससे पता चलता था कि ये सब जो लोग थे वहाँ के पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। पारलौकिक मतलब है कि मरने के बाद वाले भी जीवन में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में है? अंशतः गद्य में मतलब अंशतः पद में भी होंगे, यानी प्रोज पोट्री दोनों है, जिसमें गद्य पद दोनों है, तो गद्य पद दोनों है, उसमें ये अथर्ववेद है। इन तीनों में नहीं है, लेकिन इसमें जो है गद्य और पद दोनों है। यही लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय था यही था। इसका जो उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था, और साथ ही इसका जो नाम रखा गया था अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया था। अथर्व ऋषि के नाम पर ही आता, कहीं कहीं अंगिरस ऋषि भी नाम मिलता है इसको अथर्वा गिरस भी पड़ गया था। ठीक है, और अथर्व शब्द का मतलब क्या है? अथर्व जो शब्द है यह जो है अथर्व प्लस वाणी, ये दोनों से मिलकर बना है। इसका जो अर्थ होता है जादू टोना। ठीक है, जादू टोना उस समय होता था। ठीक है, जो यज्ञ में जो प्रॉब्लम होता था उसको दूर करने वाला कौन था? यज्ञों का नियम वगैरह हो गया, जादू टोना, जितने भी तंत्र मंत्र जब हैं सब अथर्ववेद से संबंधित हैं। ठीक है, इसको ही ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं भी थी। शाखाएं का नाम है शौनक और पिप्लाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र था। तो ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र जो था वो गंगा प्रदेश था, सिंधु और गंगा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्यों नहीं रखता था भाई? क्योंकि यह क्या था, इसके उपयुक्त नहीं था। सही बात है भाई, उस समय ऐसा कुछ नहीं था जो कि प्रशासनिक तंत्र रहे। उस समय तो सिर्फ गायों का लड़ाई होता था। राजा को क्या बोला था? जनस गोप्ता या फिर गोप्ता जनस्य। ठीक है, क्यों बोला जाता था? क्योंकि उस समय जो था ये सब जन का रक्षक था। ठीक है, इसलिए बोला जाता था। उसमें राजतंत्र था।
ठीक है, उसमें लोकतंत्र वगैरह नहीं था जैसा कि प्रशासनिक व्यवस्था है, तो वहीं पर जो राजा भूमि का स्वामी नहीं था, यानी कि राजा को का अधिकार हर जमीन पर नहीं था। वह सिर्फ क्या होता था, युद्ध का प्रधान होता था। ठीक है, युद्ध में जो प्रधान हो गया उसको राजा बना देते थे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य वैदिक स्त्री के संदर्भ में असंगत है, यानी कि गलत है? तो वैदिक स्त्री जो थी सभाओं में भाग लेती थी, हाँ लेती थी। यज्ञ में भाग लेती थी, हाँ लेती थी। वैदिक शिक्षा की अधिकारिणी थी, हाँ। तभी तो अपाला, घोषा, विशुभ्रता आदि बहुत सारे जो स्त्रियां थी वो विदुषी हो गई। ये परिवार मात्र सत्तात्मक था? नहीं था। कुछ लोग विदुषी हो गए, इसका ये मतलब नहीं था कि मात्र सत्तात्मक था। वहां पर चलता था पितृ सत्तात्मक, जो कि अभी तक भी चल रहा है, पितृ सत्तात्मक। ठीक है, इसमें बाकी सब करती थी, लेकिन जो है जो परिवार का जो मुखिया होता था, तो पितृ सत्तात्मक मातृ सत्तात्मक क्या किसको बोलते हैं? यानी कि जब पिता के नाम से सारा वंश चले तो पितृ सत्तात्मक, जब माता के नाम से वंश का नाम पता चले तो उसको मातृ सत्तात्मक कहते थे। तो उसमें पिता के नाम से ही वंश चला जाता था, इसलिए इसको पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। तो ये हमारा 650 तक का क्वेश्चन का समाप्त हुआ है। इसका डिस्कशन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं या तो फिर आप पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल, हिंदी ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल को सर्च करें। वहाँ पर आप www अगर पूरा लगा के आप करेंगे तो आपको .com मिल जाएगा, और यहाँ पर ये टेस्ट नंबर 26 हमारा रहेगा, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे कि इसी तरह के हम इन्फॉर्मेटिव और आपके काम लायक वीडियो लाते रहेंगे। अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।